अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्लेफील्ड के साथ मैं हूं अरसलान खोखर। सेमीफाइनल का आगाज़ हो गया। पहला सेमीफाइनल हुआ। वो टीम जिसने पुर्तगाल के साथ मैच खेला और मुझे लगा कि वो मैच काफ़ी ढिला मैच हुआ है, बट लिटरली गुज़िश्ता रात स्पेन ने इतनी शानदार फुटबॉल खेली है कि तारीफ़ किए बग़ैर उसके रहा नहीं जा सकता। फ्रांस से आधी से ज़्यादा दुनिया को उम्मीदें थीं और लोगों को लगता था कि बस ये मैच तो हुआ और ख़त्म हुआ और फ्रांस इसे 2-1 से जीत जाएगी। कुछ बड़े एक्सपेक्टेटर्स का ख्याल था फ्रांस शायद 3 गोल कर दे, किसी का ख्याल था कि स्पेन 0 गोल करेगी और फ्रांस गोल पे गोल करेगी। हुआ ये कि गुज़िश्ता रोज़ जब हम इससे पहले प्रोग्राम कर रहे थे, हमने इनके मिडफील्ड पे और डिफेंस पर बात की थी। फ्रांस हो गई या अर्जेंटीन हो गई, अर्जेंटीन को कैपे वर्डे का डिफेंस बिल्कुल बड़ा टफ नज़र आया था, लेकिन ओवरऑल अर्जेंटीन को भी डिफेंस में कोई परेशानी नहीं हुई अपोजिशन के। फ्रांस को हुई, अच्छे मैचेस खेले फ्रांस ने कुछ, लेकिन जितना तगड़ा स्पेन ने अपना डिफेंस शो किया, पहले 2 गोल करने के बाद ये नहीं हुआ कि पोजेशन ऑफ बॉल सिर्फ स्पेन का हक था। फ्रांस के पास बॉल रही, लेकिन आप कमाल देखें, अटेम्प्ट टू गोल यानी गोल पोस्ट के अंदर की जो शूट्स थी वो ज़्यादातर सिंपली कीपर के पास थी और वो थी भी 3 हार्डली, और बाकी शूट्स तो लगी ही नहीं, ट्राई हुई ही नहीं। फ्रांस की तरफ से उस मोमेंटम पर पहुंचने में सख्त नाकामी रही जो गोल के लिए कोई मूव बनाई जा सके। वहाँ पर फ्रांस चौक हो गई और फिर स्पेन ने उन्हें ब्लॉक किया। चौक और ब्लॉक का ये शानदार कॉम्बिनेशन, और मैं कहता हूँ सबसे कमाल बात, आप ज़रा उनकी कोचिंग स्टाफ को देखें, इतना इंटैक्ट था अपने खिलाड़ियों के साथ, और मुझे खिलाड़ियों पर भी बड़े ज़बरदस्त कल देखकर बड़ा खुशी हुई। ऐसा नहीं था कि कोच ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा हो और खिलाड़ी या कप्तान अपनी मर्ज़ी से गेम खिला रहा हो। बार बार जो तब्दीलियां हो रही थी गेम के बीच में, ज़रूरी तौर पे किसी प्लेयर को पीछे भागना है तो कोच की उंगली के इशारे के साथ प्लेयर पीछे जाता था, इशारे के साथ प्लेयर मिड में आता था, इशारे के साथ प्लेयर विंगर बन जाता था। यहाँ पर फ्रांस के कोचिंग को लेकर बहुत ज़्यादा सवालात खड़े हुए हैं। एम्बापे ने ख़ुद भी कहा है कि हमें ज़रा अपनी कोचिंग और बाकी मैयार पर काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, बट एम्बापे जैसे खिलाड़ी को जिस तरह से उन्होंने ब्लॉक रखा, ये 2 मैचेस बड़े कमाल हुए हैं। एक इंग्लैंड नॉर्वे जिसमें उन्होंने एर्लिंग हॉलैंड को इतना बेबस कर दिया कि एक्स्ट्रा टाइम पे उसे बाहर जाना पड़ा, उस पर डिटेल डिस्कशन हम कर चुके हैं। एक गुज़िश्ता रोज़ का मैच, एम्बापे का जादू, या एम्बापे मुझे ग्राउंड में कहीं दिखा ही नहीं उस तरह से जो उसकी खासियत है, वरना जितने कैलिबर के वो खिलाड़ी हैं तो वो जगह जगह दिखते हुए नज़र आते हैं। यमाल प्लेड वेल, लेकिन वो 19 साल का है और स्पेन ये समझती है कि उसके ऊपर बोझ नहीं डालना। तमाम खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा खेला। इन सब पर बात करने के लिए अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, फुटबॉल एक्सपर्ट हैं। वसीशा शानदार स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, हमारा रेगुलर हिस्सा भी हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं, स्पोर्ट्स प्रेजेंटर और जर्नलिस्ट, और हमारा रेगुलर हिस्सा नूरिश खान ने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया तीनों हजरात का। इससे पहले कि और मज़ीद कुछ सवालात मेरे जहन में आए, डायरेक्टली अब्दुल्ला आप पे छोड़ते हैं कल के मैच को लेकर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखें जो मैच था ना हमारा फ्रांस स्पेन, फ्रांस 2-0 जीता, सॉरी स्पेन 2-0 जीता। आई थिंक एक्सपेक्टेशन सबको फ्रांस की थी। मैं जहाँ जहाँ देखा हर बंदा फ्रांस को सपोर्ट कर रहा था, वर्ल्ड वाइड हर जगह फ्रांस से। मैंने प्लेफील्ड शो आता है उसमें भी देखा फ्रांस को सपोर्ट कर रहे थे कुछ लोग। जी, फ्रांस को इस वजह से सपोर्ट कर रहे थे, सपोर्ट नहीं वैसे फेवरेट भी फ्रांस थे। आई थिंक जब फ्रांस मैच हारा वो 30 मिनट पे हारा था। जब 38 मिनट पे जब सलीबा इंजर हुए थे ना, सलीबा इंजर, जब आपका एक वर्ल्ड्स बेस्ट सेंटर बैक हो और वही इंजर हो जाए स्टार्ट ऑफ द गेम, तो आपको रिप्लेसमेंट आप किसको लाए थे? लक्रॉय को। लक्रॉय एक क्रिस्टल पैलेस के डिफेंडर हैं, लीग में आई एम प्रीटी श्योर 14 आए थे, कॉन्फ्रेंस लीग जीते थे, चैंपियन लीग खेली उन्होंने नहीं, चैंपियन लीग फाइनलिस्ट हैं सलीबा, प्रीमियर लीग जीते। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी डिसअपॉइंटिंग चीज़ थी कि सलीबा जैसा सेंटर बैक इंजर हो जाए आपका एक वर्ल्ड कप सेमीफाइनल पे, और यहाँ पे जब सेमीफाइनल पे वो इंजर हुए तो आई थिंक यहाँ पे 1-0 की लीड भी स्पेन की थी। तो यहाँ पे मुझे लग रहा था कि अब स्पेन का चांस था और स्पेन ने वो मैच को फिर कैपिटलाइज किया, चांस लिया, इन्होंने अपने चांसेस लिए और आई थिंक 2-0 की विन ले ली। कल याद है मैंने कहा था कि अगर आपको पेनल्टी मिलेगी और आपने इस मौके पर, अब चले गया वो गेम कि अब आप पेनल्टी को मिस करके ग्राउंड गोल करेंगे, उन्होंने कोई चांस नहीं लिया, पेनल्टी मिलती है उसको भी कैपिटलाइज किया और फील्ड में गोल को भी कैपिटलाइज किया। तो उन्हें पता था हम 2 गोल के 2 गोल
अलग करेंगे, हमें जो चांस मिलेगा हम गोल करेंगे। जी, पेनल्टी भी उन्होंने अपनी ली थी, जो चांस मिला लिया उन्होंने। फ्रांस ने देखे चांसेस, 3 तो शॉट्स थी उनकी, तीनों कीपर के सेंटर पे मारी और वो क्लियर सेव्स थी उनाई सिमोन की। और आई थिंक जो स्पेन ने जो अच्छा डिसीजन लिया था, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि स्पेन की मिडफील्ड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, सीडीएम्स स्पेशली। उन्होंने यहाँ पे ये किया कि फाबियन रुइज एक फॉर्म में सीडीएम थे, पेड्री आउट ऑफ फॉर्म थे। पेड्री का हम यही सुनते हैं कि पेड्री बहुत अच्छा खेलते हैं, अच्छा खेलते भी होंगे, पर वर्ल्ड कप में कभी वो स्टेप अप नहीं कर पाए, अभी कोई नजर नहीं आए, अभी नजर नहीं आए वर्ल्ड कप में। तो उन्होंने क्या किया, स्पेन ने यहाँ पे एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि फाबियन रुइज को स्टार्ट किया। उनकी आई थिंक मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस उन्हीं की थी। गोल बेशक पेड्रो पोरो और यारज़ाबाल ने मारे, पर आई थिंक अगर मिडफील्ड में अगर आप देखें तो माय फेवरेट प्लेयर फॉर स्पेन वाज फाबियन रुइज। वो बहुत अच्छा खेले थे, प्रेशर लिया और आई थिंक जो डॉजिंग थी उनकी और जो बॉल कंट्रोल था, पोजेशन बेस्ड खेले। तो आई थिंक ये वजह थी स्पेन का रीज़न। फ्रांस का रीज़न यही था सलीबा इंजरी। आई थिंक फ्रांस को यहाँ पे भी अटैक में अगर हम देखें सब्स्टिट्यूशंस बहुत लेट थी कि उन्होंने टर्की को 74 पे लाए। आई थिंक ये थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन जल्दी करते, अटैकर लाते। आई थिंक जब देख रहे थे खिलाड़ियों से खेला नहीं जा रहा, सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करें। मुझे कोचिंग के ऊपर आज मैं आप तीनों से बात करूंगा। पहले ज़रा फ्रांस के सारे चहीते और कि फ्रांस जीतेगा तो उन सबसे बात करते। पहले नूरे साहब से, फिर वसी से। कल आप लोग सारे फ्रांस को जितवा के गए, इसीलिए मैं खामोश बैठा था, तो दिल ही दिल में मैं स्पेन को जितवा रहा था। तो मैंने कहा मैं बोलूँगा तो स्पेन हार जाएगी, अक्सर ऐसा होता है। आपने निकलवा दिया ब्राज़ील को, जोर लगा के हमारी ब्राज़ील को ले, फिर आपकी फ्रांस भी बाहर हो गई। ठीक है, ये तो बड़ा मुश्किल सिचुएशन है इस वक्त, क्योंकि मैंने बड़ा पैशनेटली फ्रांस को नो डाउट सपोर्ट किया था नॉन, लेकिन अगर हम उसके अलावा भी देखें तो आई थिंक मिडफील्ड पे तो हमने कल बहुत आपके शो पे बात की थी कि मिडफील्ड एक जो है ना वीकनेस है फ्रांस की, और वो स्लाइटली वीकनेस है। लेकिन उसके अलावा भी कल फ्रांस पहले सेकंड से गेम में थी नहीं। वो साइकोलॉजिकल प्रेशर जो यूरो से और इन सबसे एक स्पेन की डोमिनेंस से आता जा रहा था, वो पहले सेकंड से ही स्पेन ने जो है वो अपना डोमिनेट रखा साइकोलॉजिकली भी फ्रांस को। और वो जो पहला गोल हुआ स्पेन का हाइड्रेशन ब्रेक से थोड़ा सा पहले, उसके बाद वो एक फाइनल ले ले किक था। उसके बाद फ्रांस जो है वो वापस थोड़ा सा जो उनके पास मार्जिन था वो भी नहीं आ पाए। डिफेंस की बात करें, अटैकिंग की बात करें, मिडफील्ड स्पेशली मैं आना चाहूंगी क्योंकि मिडफील्ड पहले तो वीक थी, कल तो बिल्कुल ही मतलब एक अमेच्योर से मिडफील्ड नजर आई। और फिर बिल्कुल अब्दुल्ला ने अभी जैसे बात की सब्स्टिट्यूशंस की बात की, जब आप अपनी इतनी बेसिक चीज सब्स्टिट्यूशंस भी ठीक नहीं कर पाएंगे ना, उनके भी डिसीजंस ठीक नहीं ले पाएंगे, तो आई डोंट थिंक फिर आप एज अ टीम डिजर्व करते हो जीतना। फ्रांस और स्पेन का दोनों का अगर मैं डिफरेंस बताऊं तो ये था कि स्पेन के पास कलेक्टिव ब्रिलियंस थी, फ्रांस के पास इंडिविजुअल ब्रिलियंस थी। इंडिविजुअल ब्रिलियंस वाले जो प्लेयर्स होते हैं वो आपके पास ज्यादा मौका होता है उन पर इंडेक्स करने का, उनको प्रॉपर यूटिलाइज करने का। और ये एक बहुत डेंजरस एरिया भी होता है कि अगर आप उनको प्रॉपर, जैसे हम क्रिकेट में कहते हैं पेस के हवाले से हम कहते हैं कि पेस इज अ वेरी डेंजरस प्लेस, इट इज सिमिलरली प्लेयर्स के हवाले से अगर मैं फुटबॉल में बात करूँ, इंडिविजुअल ब्रिलियंस एक बहुत डेंजरस एरिया होता है। वो आपको प्रॉपर समराइज कर, वो आपको प्रॉपर यूटिलाइज करना होता है। पूरे टूर्नामेंट आपने इसको सही यूटिलाइज किया और राइट व्हेन इट नीडेड द मोस्ट आप सब्स्टिट्यूशंस को प्रॉपर नहीं कर पाए। रायन शर्की को आप इतना लेट लेके आए। फिर उसके बाद कोने के हवाले से मैं थोड़ा सा बात कर लूंगी। कोने जब आए तो उन्होंने बिल्कुल ही मिडफील्ड का जो एक थोड़ा सा टैक्टिकली एनालाइज करूं तो वर्टिकली उन्होंने डिस्टेंस बहुत ज्यादा छोड़ दिया था, जिससे एक स्पेशल डिफरेंस जो है ना वो क्रिएट हो रहा था। और सेंट्रॉइड डिस्टेंस जो कहते हैं वो काफी ज्यादा था मिडफील्ड का, जिसकी वजह से स्पेन को मौका मिला इतनी ज्यादा। जब आसान अल्फाज में बोले तो इतनी एम्प्टी अगर सेंटर ऑफ द पिच होगी तो आराम से कोई भी जाके उसको नेक्स्ट करके कैपिटलाइज करके, स्पेन ने उसी पे कैपिटलाइज किया। और फिर जब उन्होंने अटैक किया तो फ्रांस वाज एब्सोल्युटली क्लूलेस। सो आई थिंक दैट इज इन अ नटशेल व्हाट हैपेंड यस्टरडे। हाँ जी वसी साहब, कल का मैच वैसे तो ये बताएं, वैसे फ्रांस को तो आप भी बड़ा सपोर्ट कर रहे थे, सारे कह रहे थे कि फ्रांस बड़ी तगड़ी टीम, और मैं भी कह रहा था क्योंकि जो स्पेन का मैच पोर्चुगल से हुआ था ना, उसके बाद स्पेन एक नई टीम निकल के आई क्वार्टर फाइनल में। मैंने देख लिया था कि बहुत अच्छा खेली, तगड़ा गेम खेली, फिर वो सेमीफाइनल में आई, तो मुझे था कि थ्रो तो कम से कम नहीं करेगी, और 16 साल बाद फाइनल में पहुंच रही है स्पेन। बहुत शुक्रिया आपने मधु। क्या देखें, अगर अभी आज फिर से अगर ये मैच हो फ्रांस और स्पेन का, और मुझे अगर प्रिडिक्शन का कहा जाए तो आई विल प्रिडिक्ट स्पेन टू विन, सॉरी फ्रांस टू विन। सही बात है, हाँ। ठीक है। अबाउट 75% ऑफ द पीपल
सब यही कह रहे थे कि फ्रांस जीतेगा और 25% स्पेन जीतेगा, लेकिन स्पेन की इसके बाद जब रात को उन्होंने फर्स्ट हाफ में ही जो मैं परफॉर्मेंस, चाहूँगा वसी सॉरी इस ब्रेक है आपकी पूरी बात मैं यहीं से दोबारा हम शुरू करें क्योंकि बड़ी डिटेल इस पे डिस्कशन करें। फ्रांस वर्सेस स्पेन, वसी आप पहले हाफ की जो बात कर रहे हैं बड़ी मजे की है और पहले 30 मिनट देखिए वहीं पर गेम का एक मोमेंटम सेट हुआ और फिर जिस तरह का वो टैकल था लमीन यमाल के ऊपर, वो बहुत, मुझे नहीं लगता कि आपको शुरू के ही मिनट्स में इतना रफ खेलना चाहिए और मुझे लगता है कि वो दैट कॉस्टेड द गेम। और उसके बाद जब मैंने पहला हाफ ख़त्म हुआ तो आई वाज वाचिंग द गेम और फिर मैंने जब इनकी एक वो देखी, वो जो एक जेलनेस होती है वो देखी, तो देन आई गॉट बैक टू दैट पॉइंट कि अब मैं देखूं कि इनके नीचे ग्रास रूट लेवल पे क्या चल रहा है एंड ऑल दैट, बिकॉज आपकी बड़ी टीम्स, आपकी जेलिंग टीम्स वहीं पर बनती हैं जहां से आप ग्रास रूट लेवल से खेल के आ रहे होते हैं। एंड देन मैंने देखा कि आप इनकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है अंडर 20 के ऊपर, अंडर 23 के ऊपर, अंडर 19 के ऊपर, इट इज़ फिनोमिनल। और वो पे ऑफ कर रही है जी, और जितना कल्चर है ना, आपको याद होगा इंग्लैंड की टीम जब 2015 के वर्ल्ड कप से, क्रिकेट की बात कर रहा हूँ जस्ट टू कनेक्ट टू इट, कि जब वो वर्ल्ड कप से बाहर हुई, मॉर्गन कप्तान आए, तो उन्होंने एक कल्चर पूरे फ्रॉम द स्कूल क्रिकेट अप अंटिल दैट इंटरनेशनल टीम कि आपने एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, अच्छी क्रिकेट खेलनी है, और वो पूरा एक जो सिस्टम था वो वहां तक था, तो तब वो जाके वो हुआ। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह एक चीज़ इसमें ऐड ज़रूर करें, 16 साल की ये बिल्कुल इनकी प्यास है, भूख है, 16 साल बाद फाइनल में पहुंचे। मैं अच्छी चीज़ जिसको एक कहना चाहूँगा, आप नोटिस करें वैसे, आप इस पर ज़रा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम केन की भी बात कर रहे हैं, हम बेलिंगम की भी कर रहे हैं, रैशफोर्ड की भी कर रहे हैं, हम राइस की भी बात कर रहे हैं, हम इसमें नेमार की भी बात करते रहे हैं, इसी टूर्नामेंट की मैं बात कर रहा हूँ, विनी जूनियर की भी बात करते रहे हैं, एम्बापे की भी बात करते रहे हैं, मैसी तो चलो उसकी तो बात करना ही अलग है ना, मैसी रोनाल्डो को छोड़ देते हैं, ये सारी लॉट की हम बात करते हैं, लेकिन यमाल को इन सब में नहीं काउंट करके बात कर रहे थे। इसका मतलब ये था कि स्पेन ने कोई बड़े नामों पर रिलाई नहीं किया था। मुझे याद है स्पेन का जो मेरे फेवरेट एक प्लेयर थे, मैं शायद स्पेन को उनकी वजह से बहुत फॉलो करता रहा हूँ, डेविड विला। वो मेरे इतने फेवरेट प्लेयर थे कि इतना कूल एंड काम, इतना कमाल का प्लेयर था। उसके बाद मैंने स्पेन को उस तरह फॉलो नहीं किया, बट ये टीम स्पेन की मजबूर कर रही है फॉलो करने। देखिए यही चीज़ होती है कि आपको एक टूर्नामेंट से पहले ना तो आप इतने फेवरेट्स हों या ना कुछ और फिर जब आप टूर्नामेंट के अंदर आएँ और फिर आप भी स्क्रैची खेल रहे हों, कोई मतलब स्पेन को शायद बेल्जियम के मैच से पहले यहीं पर हम बैठ के कह रहे थे कि शायद ये बेल्जियम से भी हार जाए, लेकिन द वे दे प्लेड, उन्होंने अपने आप को, एक तो डिफेंस, आपको 2006 की इटली की टीम की याद आई होगी, एक गोल कर लो और बस फिर डिफेंस करो, एंड डिफेंस स्पीक्स वॉल्यूम फॉर इटसेल्फ कि पूरे टूर्नामेंट में एक गोल हुआ है उनके खिलाफ, और उन्होंने शायद रात के 2 मिला के शायद 15 गोल कर लिए हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई डोंट, ये ठीक है। तो आप ये देख लें कि आप 7 मैचेस में एक गोल कंसीड करते हैं और 15 अगर करते हैं तो देयर इज 2 गोल्स पर मैच। इसका मतलब है आपका डिफरेंस कैसा है। एग्जैक्टली। और फिर दूसरी चीज ये है कि एक तो चले उनको पेनल्टी मिल गई, उसके बाद जो दूसरा गोल उन्होंने किया है फ्रॉम देयर ओन पेनल्टी एरिया, वहां से लेकर जो पेड्रो पोरो ने जो आखिरी गोल किया है वहां तक उन्होंने 23 पासेस दिए। दे क्रिएटेड दैट होल गोल इन अबाउट 55 to 60 सेकेंड, 1 मिनट, और उसके अंदर 23 पासेस उन्होंने दिए, और वहां तक वो इतनी स्पेसेस क्रिएट करके आए कि जो फ्रांस की, मुझे लगता है कि वो सबसे अच्छी एक डिफेंस था, उसको उन्होंने एक्सपोज किया जस्ट बिकॉज ऑफ कि उन्होंने उनको संभलने का मौका ही नहीं दिया, बॉल अपने पास इतना लंबा रखा ही नहीं। आप देख लें कि अगर 60 सेकंड्स में या 55 सेकंड्स में 23 पासेस हैं तो वो एवरेज 5 सेकंड पर पास मिलता है, और समथिंग लाइक दैट, ठीक है, 5 मिनट 2.5 सेकंड्स, तो दैट शोज। और फिर दूसरी नूरिश की एक बात मैं करूंगा कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस तो थी, आप कुकरेया का नाम नहीं ले रहे, ही वाज फैंटास्टिक यस्टरडे, मुझे लगता है ही शुड हैव बीन द प्लेयर ऑफ द मैच, मैंने देखा नहीं है, माइट हैव बीन, लेकिन ही वाज एवरीवेयर इन द डिफेंस। आप सोच नहीं सकते कि कितना इन्फ्लुएंस किया है कल की गेम को। और फिर उसके बाद देखें, आपके पास अगर उस्मान डेम्बेले हों, आपके पास एम्बेपे हों, आपके पास उलीसे हों, तो फिर आप ये एक्सक्यूज नहीं कर सकते कि खेला ही नहीं जा रहा था, उसको बाहर बुलाने के मामलात बन गए, उससे खेला ही नहीं जा रहा उनको फिर आखिर में 76-77 मिनट में बाहर बुलाया गया। लेकिन एक और चीज़ जो फिर स्पेन के हक में जाती है कि आप उनके 74th मिनट के बाद आप उनके
सब्स्टिट्यूशंस देखें, फेरन टोरस, निको विलियम्स, मरीनो ने पिछले 2 मैचेस में सब्स्टिट्यूट आके उन्होंने डिसाइसिव गोल्स करके स्पेन को मैच जिताया। तो दैट शोज द डेप्थ इन द स्क्वाड, दैट शोज कि वो किस तरह की फुटबॉल खेल रहे हैं, और दैट शोज कि एक बंदा अगर स्टार्टिंग 11 में नहीं भी है, ही नोज कि मैंने जाना है, और वो मेंटल एक चीज होती है, जस्ट टू गो इन एंड यू नो ड्रॉ द किलिंग। ये 2-3 पॉइंट आपने मुझे और दिए, बहुत अच्छे, और ये बड़े टेक्निकल पॉइंट है अब्दुल्ला। यही चीज सब्स्टिट्यूशन का राइट इस्तेमाल, अच्छा डिफेंस जिस तरह अभी वसी ने हमें बताया, और बल्कि उस तरफ तवज्जो भी दिलवाई कि जब गोल खाने की बारी आई, सबसे कम गोल स्पेन खा रही है और गोल कर रही है, तो इससे शो कर रहे हैं वो कि उनके डिफेंस नहीं है, उनके पास एक दीवार मौजूद है जिस पर वो रिलाई कर रहे हैं। अच्छा, एक प्लेयर बाहर जाता है तो उसी कैटेगरी, उसी कैलिबर का प्लेयर अंदर आता है। मुझे हैरत है, हम उस्मान डेम्बेले की पूरा टूर्नामेंट बात करते रहे, कल ये 3 लोग गोली से डेम्बेले और एम्बापे बिल्कुल उन्होंने बेबस इस हद तक कर दिया कि जब ये बॉल अटेम्प्ट टू गोल वाली पोजीशन में आता था, वो मोमेंट, वहाँ वो मोमेंट टूट जाता, तो कई बार टूटा, शूट ही नहीं कर पा रहे थे। आई थिंक यहाँ पे जो डिसीजन थी ना, जिस तरह वसी भाई ने बात की थी कि डिफेंस खुली रह गई थी, यहाँ पे वही बात है कि जब आपका बेस्ट सेंटर बैक नहीं था ना सलीबा, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था फ्रांस के लिए, ये कोप अप नहीं किया उन्होंने। क्योंकि आपने वर्ल्ड कप के स्टार्ट में भी देखा था, सलीबा हर मैच खेले, ये प्रिपेयर्ड नहीं थे कि सलीबा बाहर होगा। वर्ल्ड कप से पहले भी सलीबा इंजर्ड थे, इन्होंने क्या किया, सलीबा ने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं वर्ल्ड कप खेलूँ, तो उनको लाए, तो उन्होंने रिप्लेस नहीं किया उनको प्रॉपर, कोई एक बैकअप प्लान नहीं था इनके पास सलीबा का। और एक और मुझे मिस्टेक जहाँ तक लगी कि चौमनी को खिलाया उन्होंने, जो वर्ल्ड कप मिस कर रहे थे, इंजर्ड रहे थे काफ़ी मैचेस, अब उनको आप लाए हैं सेमीफाइनल पे, कोई प्रेपरेशन नहीं, कोने को आपने बेंच कर दिया और उनको बाहर कर दिया। 45 पे लाए कोने को, राबियो की जगह लाए, राबियो मुझे लग रहा था अच्छा खेल रहे हैं, राबियो की जगह लाए, चौमनी को रखा रहा, चौमनी ने कुछ नहीं किया, राबियो अच्छा खेले तो उनकी जगह लाए, कोने ने भी बहुत बड़ा फॉल्ट किया। स्पेन की बात करें, आई थिंक ये यहाँ पे जो रिस्क आप जैसे सारे कह रहे हैं कि स्पेन ने रिस्क अच्छा लिया है। पेड्री जैसा प्लेयर जो नाम एक बहुत बड़ा है, पेड्री इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट नेम इन मिडफील्ड, उनको आपने ड्रॉप किया और लाए किसको, फाबियन रुइज को, नॉट ये कोई बड़ा नाम नहीं है फाबियन रुइज, और उन्होंने बहुत अच्छा मिडफील्ड में कंट्रोल रखा। फिर अगर आप देखें स्पेन की सब्स्टिट्यूशंस की बारी है, फ्रांस ने यहाँ पे बेंच पे उनके पास कौन कौन थे, मार्टेटा था, क्रिस्टल पैलेस के स्ट्राइकर हैं, मार्कस थ्योरम थे स्ट्राइकर हैं, फिर स्पेन के आप देखें वहाँ पे अटैकर्स थे सारे, वो लाए अपने निको विलियम्स, ये थ्योरम को लाए नहीं, ये किसको लाए, 72 मिनट पे जब आप 2 गोल से हारे, आपने लेफ्ट बैक ही चेंज किया है, अब जाके आप डीनियो को सब ऑफ कर रहे हैं और थियो हर्नांडेज को ला रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं था कि आप एक, जब आपको गोल चाहिए और आप एक लेफ्ट बैक को ला रहे हैं, ये यहाँ पे मुझे लगता है ये बहुत बड़ा फॉल्ट था। अच्छा, इसके अंदर 2-3 चीज़ें जो भी वसी ने बड़ा अच्छा एलेबरेट किया, एक तो आपने 2 पॉइंट तो आपने भी डिस्कस किए, नूरिश एक पॉइंट जो वसी ने बड़ा अच्छा डिस्कस किया कि आप जब इतना रिलाई कर रहे होते हैं किसी खिलाड़ी पे, 3-4 खिलाड़ियों पे, फिर आपके कोच को चाहिए कि उन खिलाड़ियों की सपोर्ट के मुताबिक उनके पीछे भी वो खिलाड़ी हों, क्योंकि फुटबॉल 2 या 3 लोगों की नहीं है, आपने असिस्ट भी करवाना होता है। देखिए, मैं यही बात कर रही थी इंडिविजुअल ब्रिलियंस वाली, मैंने जो बात की थी कि बड़ा एक डेंजरस एरिया होता है, उसको कंट्रोल करना होता है, और इसमें कल जो है फ्रांस के जो डिशैम्स जो हैं वो ही कम्प्लीटली फेल्ड इन दिस। और बिल्कुल आपने जिक्र सब्स्टिट्यूशंस की, जैसे मैंने बात की थी स्टार्ट में, सब्स्टिट्यूशंस ही आप जब सही नहीं कर पा रहे अपने, तो आप एज ए टीम आई डोंट थिंक यू डिजर्व टू विन। तो वो सब्स्टिट्यूशंस के साथ अभी जो बहुत अच्छा अब्दुल्ला ने भी इलैबोरेट किया और वसी भाई ने भी इलैबोरेट किया कि किस तरीके से जो सब्स्टिट्यूशंस प्रॉपर नहीं हो पाएंगी। रायन शेरकी को बहुत लेट लेके आए, फिर जो मेरा ख्याल है कि जब ओलिसे को उन्होंने, क्योंकि एक चीज बहुत अगर सिंपलेस्ट टर्म्स में मैं बताऊं तो एक चीज हमें क्लियर दिख रही थी कि स्पेन ने ओलिसे को एक बिल्कुल ब्लॉक करके रख दिया था, माइकल ओलिसे को, और उसके बाद मतलब ऐसा लग रहा था कि वो लिटरली चीट कोड है फ्रांस को कॉन्कर करने की। तो जब हो रहा था तो आपको चाहिए था ब्रायन शेरकी को थोड़ा पहले ले आते। फिर एक और प्लेयर है जिनका मैं नाम लेना चाहूंगी, जिनको फ्रांस ने जितना थोड़ा अनफॉर्चुनेटली और फ्रांस ने जो है वो यूटिलाइज नहीं कर पाया, विच इज एनगोलो कांटे। उनको प्रॉपर यूटिलाइज इस टूर्नामेंट में नहीं किया गया, इस वर्ल्ड कप में नहीं किया गया, और आई थिंक अगर उन्हें भी मौका दिया जाता, आज के मैच में दिया जाता, सो आई थिंक क्या इंजर्ड है वो अब्दुल्ला? नहीं, वो एक एजिंग प्लेयर है ना, और वो खेलते भी सऊदी में, आई थिंक ये एक वजह थी जिस वजह से उन कांटे को नहीं लाई, क्योंकि उनको ना एक्सपीरियंस था, लाइक वो प्रीमियर लीग में भी नहीं, टॉप लीग में भी नहीं खेले, और लास्ट प्लेयर सिलेक्शन बड़ा मसला है ना, इसका मतलब है कि सिलेक्शन प्रॉब्लम है। नूरिश क्या कहेंगे? अच्छा, बल्कि एक ब्रेक लेनी है, मुझे एक ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक से वापस आते हैं हम, जरा कोचिंग
और मैनेजरियल रोल और ये जो सिलेक्शन है इस पे बात करेंगे, कुछ बात हम ज़रा इंग्लैंड और अर्जेंटीना पे भी करेंगे। बड़ी मज़े की डिस्कशन हो रही है। नूरिश, ये जो सिलेक्शन है, जैसे अभी अब्दुल्ला ने बताया कि ठीक है वो ऐसे प्लेयर्स हैं जो अभी नज़र नहीं आ रहे हैं हमें उस अरीना में जहाँ से सिलेक्शन होती है, तो ये तो सिलेक्शन प्रॉब्लम है। इसका मतलब है कोच मैनेजर इस सेक्शन में भी बहुत प्रॉब्लम है फ्रांस के। नहीं, देखिए मैं स्टिल कहूंगी कि एंगोलो कांटे को मौका देना चाहिए था, क्योंकि उनकी जगह आपने जिस तरीके से जो सब्स्टिट्यूशंस कल की हैं और जैसे आपने टीम सेलेक्ट कल एटलीस्ट देना चाहिए था, क्योंकि जिन प्लेयर्स पे आपने रिलाई करके आप सिलेक्टिव रिलायंस पे आप लेके गए और उसके हिसाब से जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि इतना बड़ा गैप था सेंटर ऑफ द पिच में और इतने ज्यादा आपने डिफेंस बहुत ज्यादा वीक था फ्रांस का, और फिर जिस तरीके से इतने ज्यादा मौके चांसेस क्रिएट किए और स्पेन ने फुल प्रॉपरली इंडेक्स किया, तो आई थिंक एंगोलो कांटे एक ऐसे प्लेयर हैं जो अंडर प्रेशर काम एंड कंपोजर अपना रखना जानते हैं। उनको कल मौका देना चाहिए था। बोल्ड डिसीजन जरूर होता, लेकिन ये फ्रांस के लिए फायदेमंद साबित हो सकता था, क्योंकि उसका रीजन ये है कि क्योंकि एंगोलो कांटे ने पूरा वर्ल्ड कप नहीं खेला, अगर वो कल खेलते तो वो इनका ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते थे। और आई थिंक जैसे हम क्रिकेट में बात कर रहे थे, याद होगा आपको T20 वर्ल्ड कप से पहले आपकी शो पे उस्मान तारिक के हवाले से बात हो रही थी, थोड़ा सा मस्तक जाना इसलिए चाहूंगी कि आई एम ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट है। उस्मान तारिक की इस वक्त इसलिए बात हो रही थी कि उस वक्त ये बात हो रही थी कि प्लेयर्स ने उनको खेला हुआ नहीं तो हमारे लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। वो अलग बात है कि दैट डिड नॉट कन्वर्ट, बट दैट इज केस हियर। इसी एनालॉजी से मैं इसको रिलेट करना चाहूंगी कि ऐसा हो सकता था कि कल वो फ्रांस के लिए वो ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते थे और वो प्रेशर सिचुएशन में। हाँ, एक्सपीरियंस तो है ना, एक्सपीरियंस तो एटलीस्ट था ना, वहाँ पे यूज़ किया जा सकता था। ज़रा मुझे कोचिंग पे थोड़ी सी लाजमी बात करनी है, फिर ज़रा इंग्लैंड और अर्जेंटीना पे जल्दी से। अब्दुल्ला, कोचेस का रोल, मुझे तो फ्रांस के एम्बापे ने तो अब खुद भी खैर बात की है कि हमें इन चीज़ों पर देखना है। देखें यहाँ पे कोचिंग का मुझे कि अभी आप एक चीज़ देखें कि आप आहिस्ता आहिस्ता ना बड़े नाम कोचेस के आ रहे हैं लीग्स में, क्लब नेशनल फुटबॉल में। जैसा कि आप देखें अभी ट्यूशल आए, कार्लो एंचेलोटी आए, ये दोनों बने ब्राज़ील और इंग्लैंड के कोचेस। अब आप देखें कि जर्मनी के आ रहे हैं इधर, हाँ जी, पहले तो जर्मनी के क्लॉप आ गए हैं, वो अभी आएंगे, हेरवी को आगे मतलब फब्रिजियो कंफर्म हो गया वो। और अभी यहाँ पे आपका आ रहा है कि ज़िडैन, अब सुनने में आ रहा है कि फ्रांस के कोच बन रहे हैं, सुनने में है कि पेप भी मोस्ट प्रोबेबली आएंगे अभी इंटरनेशनल फुटबॉल में। जो 2010s के मशहूर नाम थे ना कोचेस के, जो 2010 के ज़माने के, अब वो आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनल फुटबॉल में आ रहे हैं। आई थिंक यहाँ पे पोर्चुगल ने एक बहुत बड़ी गलती की है। पोर्चुगल ने एक ऐसे कोच को ले लिया है जिसका क्लब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा। जॉर्जे जेसूस, पहले वो रोबर्टो मार्टिनेज को लाए, एक ऐसा कोच जिन्होंने बेल्जियम के लिए गोल्डन जनरेशन को कह सकते हैं वेस्ट किया। उन्होंने क्लब फुटबॉल में गए एवर्टन के लिए और वहाँ पे कुछ नहीं किया। आपने उनको खिलाया, क्योंकि कोई रीज़न नहीं थी वैसे, पर सिलेक्ट कर लिया। उन्होंने आपको वर्ल्ड कप में बहुत गंदी डिफीट दी। फिर अब आप ला रहे हैं एक ऐसे कोच को, जॉर्जे जेसूस, जो सऊदी में अल नासर के लिए कोचिंग कर रहे हैं, सिर्फ रोनाल्डो को कोचिंग की उन्होंने। और अगर वो क्लब लेवल फुटबॉल में देखिए फेनेरबाचे के कोच रहे हैं, तो वो कोई प्रॉपर आपके वर्ल्ड क्लास कोच नहीं। आपके पास ऑप्शंस हैं, पेप गार्डियोला आ रहे हैं, तो आप 1-2 साल वेट करके या यूरोस के लिए मोरिनियो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है सैक ही हो जाते हैं हर साल। वैसे देखा जाए उनका रिकॉर्ड यही है कि 1-2 साल बाद सैक होते हैं। ये अच्छा था, मजे का। ऐसे अच्छे कोच ना यहाँ पे, एक मोरिनियो जैसे। आपने ना काफी सारे अच्छी ये डिस्कशन है। वैसे ये भी बड़ा एक रोल है वसी कोचिंग का। और सिलेक्शन आप देखिए ना, वही जैसे आप लोग खुद भी बता रहे हैं कि एक आप ओल्ड प्लेयर को खिलाने के लिए साथ भी ले, यानी उसने बेंच भी ऑक्यूपाई कर लिया, वो खेल भी नहीं था। देखिए, मैं इसमें टोटली एग्री नहीं करता विद नूरिश। हाँ, वो टूर्नामेंट पहले खेलता, ही प्लेड दैट 2018 टूर्नामेंट, वहाँ पर जहाँ पर फ्रांस ने जीता था वो वर्ल्ड कप, लेकिन ही इज़ अ बिट टू ओल्ड। सिलेक्शन पे क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन जस्ट टू ब्रिंग हिम इन अ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल जहाँ पे आप पोग्बा होता ना, तो मैं कहता कि उसकी फिट, अब उसका प्रॉब्लम ही और है फिटनेस, और वो बेचारा वो उस इशू में, डोपिंग के इशू में फंस गया, तो अब सिलेक्शन नहीं हो रही। एग्जैक्टली, तो वो कांटे वाज एन ऑप्शन, लेकिन आप बीइंग अ स्पोर्ट्समैन माई सेल्फ, मुझे नहीं लगता कि आप एक प्लेयर को जिसको आपने पूरा टूर्नामेंट ना खिलाया हो और आप बैक्स अगेंस्ट द वॉल हो, हाँ आपके 2-0 अप हो, तो आप सिलेक्शन देखिए ना, यही तो आपने सिलेक्शन क्यों की है, मतलब आपने बेंच भी ऑक्यूपाई की है ताकि सब्स्टिट्यूट भी ना हो सके, तो अजीब बात है। ये प्रॉब्लम ये है, अग्री करेंगे मुझसे अब्दुल्ला भी और नूरिश भी, कि वो एक्सपोज ही नहीं हुए थे ना अभी तक। उन्हें पता ही नहीं था कि हमारी वो जो खामियां हैं वो क्या है, जस्ट जीतते चले जा रहे हैं, जीत के चले जा रहे हैं और थंपिंग विन्स हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है।
तो ये प्रॉब्लम तब आता है कि जब आपको वो हेडेक होता है। एक अच्छी बात होती है, मैंने बहुत ज़्यादा जो स्पेन के वो हैं कोच हैं उनके ऊपर तनकीद की थी कि लमीन यमाल को उन्होंने पहले मैच में स्टार्ट नहीं करवाया था, लेकिन अब जब 7 मैचेस गुजरे हैं तो समझ आ रहा है, समझ आ रहा है किस तरह का टैक्टिकल एक डिसीजन था इन हीटिंग कंडीशंस में। आप जब, और फिर एक तो हीट होती है जो ऊपर वाली हीट और एक नेचुरल हीट होती है। एक वर्ल्ड कप सेमीफाइनल आप मुंह से बोलते ही आपको रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सही बात है। देन यू आर प्लेइंग दैट। और आपने ये बड़ा अच्छा कहा, चूंकि वक्त कम है, एक चीज आप नोटिस करें, वो यमाल को उन्होंने फ्री सोल के तौर पे छोड़ा हुआ। वो कहते हैं जहां मौका मिले तुम शूट मारो, तुम ये मसला ही ना लो कि किसको देखना है किसको नहीं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि लमीन यमाल और एम्बापे आमने सामने क्लब एंड कंट्री के लिए 11वीं दफा आए थे कल। 9 बार लमीन यमाल जीते और 2 बार एम्बापे जीते। सो ये तो बड़ा और फिर इंटरेस्टिंग फाइनल। अच्छा जल्दी दे, चुके वक्त कम है। आज अर्जेंटीन या इंग्लैंड जो अब ये बड़ा मैच है, क्या देख रहे हैं वसी? अर्जेंटीना इज गोना विन। नो प्रॉब्लम। जल्दी से अब्दुल्ला। इंग्लैंड मुझे लगता है 1 गोल से जीत जाएगा। 1 गोल से जीतेगा? हाँ जी। अब्दुल्ला ने खुश किया थोड़ा मुझे जी। नूरिश? इंग्लैंड इज गोना विन। अच्छा 2 इंग्लैंड है और 1 अर्जेंटीन है। अंदर से मैं इंग्लैंड, चूंकि वो बड़ा मामला बन गया अर्जेंटीन का, हालांकि मैसी बहुत बड़ा प्लेयर है। बट एक छोटी सी चीज़ आप तीनों से ना, चूंकि अब हमारे पास वक्त कम होगा, वसी पहले आप इस पर कमेंट करें। आप अर्जेंटीन को जितवाने के लिए कुछ टॉप पॉइंट जो आप समझते हैं इस वजह से अर्जेंटीन जीत सकती है। देखिए, देयर फाइटिंग स्पिरिट, द वे दे कम बैक, तो कोई शक 2 गोल्स भी हो जाएं तो वो आपको शोल्डर्स डाउन लड़ना शुरू नजर कर आते देते हैं, हाँ। हैं। जिस तरह रात को फ्रांस जब 58 मिनट में उनके ऊपर गोल हो गया तो आपने अगले 30 मिनट देखे, दैट वाज रेगुलेशन प्ले, कुछ उसमें एक्स्ट्रा नहीं था। तो दैट्स हाउ। हाँ जी अब्दुल्ला, आपके मुताबिक? इंग्लैंड के पास जो क्वालिटी है ना, जो अर्जेंटीना के पास अगर आप देखें जो इंडिविजुअल क्वालिटी वो सिर्फ मेसी और एल्वारेज हैं। इंग्लैंड के पास मुझे लगता है कि स्टार प्लेयर्स आते हैं, साका, राइस, बेलिंगहम, केन, और आई थिंक राइस ओके हो गए, खेलेंगे क्या? राइस अभी तक न्यूज़ तो यही है कि राइस शायद खेल रहे, मुझे लगता है आ जाएंगे वो। ओके चले जी, बड़ा मजे का एक डिस्कशन हुई, बहुत जबरदस्त टेक्निकल डिस्कशन हुई, बड़ा मजा आया। नूरिश थैंक यू सो मच, अब्दुल्ला बहुत शुक्रिया, वसी थैंक यू सो मच आपने हमें ज्वाइन किया, नाज़रीन आपका भी शुक्रिया। फिर कल होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।